मैं एक ऐसी पर्सनालिटी की पहचान आप लोगों से करवाना चाहूंगी जो ओशो के डिवाइन ब्लड लाइन की एक जीवंत कड़ी है। प्रतीक्षा अपूर्व, जो महान आध्यात्मिक गुरु ओशो की भतीजी है और एक सुप्रख्यात आर्टिस्ट और राइटर भी। हर पेंटिंग्स ब्रीद लाइफ इनटू द प्रोफाउंड टीचिंग्स ऑफ ओशो एंड उनकी पेंटिंग कॉस्मिक बैलेंस ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का गौरव दिलाया। I request Pratiksha Apurva to please share her learnings with us. मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी रमन जी, डॉक्टर गिरीश बघानी जी, श्री केतन त्रिवेदी जी, डायरेक्टर एंड फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर सुरेश सवानी जी और प्रिंसिपल डॉक्टर हेतल मेहता जी, और आज के मुख्य वक्ता स्वामी शैलेंद्र जी जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं, स्वामी कीर्ति जी, सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट, मीडिया पर्सन्स और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक बेजोड़ और ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना है। मिस्टिक गुरु ओशो के विजन, उनके संदेश और मूल्यों के अध्ययन के लिए और रिसर्च के लिए इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ी पहल की है। आज ओशो चेयर की स्थापना इस महान स्पिरिचुअल मास्टर को सच्ची श्रद्धांजलि है और मैं कह सकती हूँ कि ओशो पर रिसर्च के लिए यह इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखी गई है। इस पहल के लिए मैं स्वामी रमन जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज इस इंस्टीट्यूशन में दूसरी अनोखी घटना हुई है। पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में ओशो परिवार की 2 जनरेशन एक साथ मंच साझा कर रही हैं। स्वामी शैलेंद्र जी ओशो के छोटे भाई हैं और मेरे चाचा हैं, जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम दोनों का पवित्र तीर्थ एक है, वह है सदगुरु ओशो। हमारी प्राचीन संस्कृति में 2 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली बात, व्यक्ति के जीवन में और उसके प्रोफेशन में इनोवेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, जिसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का समावेश हो। इसे महापुरुषों ने आउटर वर्ल्ड की यात्रा भी कहा है। दूसरी बात, बाहर की यात्रा के साथ साथ अंदर की भी यात्रा चलती रहनी चाहिए। आध्यात्म में डूबने की तत्परता होनी चाहिए, जिसे ओशो ने भीतर के संसार की यात्रा के रूप में डिफाइन किया है। आउटर और इनर वर्ल्ड का सही संतुलन इंडिविजुअल ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है और ओशो चेयर की स्थापना ने आज यहाँ उस इनर और आउटर वर्ल्ड की संतुलन और उसकी ग्रोथ के बीज बोए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द ही खिलेंगे। आज जिस प्रकार ग्लोबली परिवर्तन हो रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में नित नए स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, उस गैप को भरने के लिए आवश्यक है कि स्वामी सहजानंद कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जीवन के दोनों दृष्टिकोणों, विज्ञान और अध्यात्म पर विशेष रूप से फोकस करें। मेरा मानना है आगे आने वाली भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए हमें ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसमें बुद्ध और आइंस्टीन दोनों की खुशबू हो। ओशो कहते थे, एजुकेशन अगर स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है और उसे रिसर्च के लिए साहस और अभय से भर देता है, तो समझ लीजिए एजुकेशन का काम पूरा हो गया। ओशो जानते थे, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी ही वह शक्तियां हैं जो स्टूडेंट्स की चेतना उधार लिए गए उत्तरों से नहीं भरी जाएगी, बल्कि उनके उत्तर ओरिजिनल होंगे, उनकी चेतना बिल्कुल नई होगी। वर्षों से फिलोसफर और ऑथर्स ने विजडम को डिफाइन करने और उसे स्कूल और कॉलेज द्वारा दिए गए नॉलेज से अलग करने की कोशिश की है। इस संदर्भ में भगवत गीता, वेद और उपनिषद के संदेश स्पष्ट हैं कि विजडम ही जीवन का वसंत है। विजडम लाइफ नरिशिंग है, जबकि नॉलेज कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम की तरह तैयार किया जाता है। विजडम एक सीकर की शुद्ध अंतर्दृष्टि है, जबकि नॉलेज स्मृतियों का स्टोर हाउस है, जिसमें बरसों से इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन भरी रहती है। विजडम का जन्म साधक के भीतर होता है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, जबकि नॉलेज की जड़ें भीतर नहीं है, बाहरी दुनिया में है। सरल शब्दों में कहूं तो साधक के जीवन का हर क्रिएटिव डायमेंशन विजडम में रूटेड है, ना कि नॉलेज में। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए
तो नॉलेज बिलीफ सिस्टम पर आधारित है, जबकि विजडम जिज्ञासा और संदेह करना सिखाती है, ताकि गुरु के माध्यम से हम नए इनोवेशन, नई इन्वेंशन और नई रिसर्च कर सकें। नई एजुकेशन पॉलिसी भी जिज्ञासा, क्रिएटिविटी, इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है। वह क्लासरूम की चार दीवारों और सिलेबस में स्टूडेंट्स को नहीं बांधना चाहती, बल्कि उसे सीखने का खुला आसमान प्रदान करने पर बल देती है, ताकि स्टूडेंट के भीतर जिज्ञासा बनी रहे। स्टूडेंट के यूनिक व्यक्तित्व को निखारने तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर बल देती है। शिक्षा में संपूर्ण बदलाव के इस भाव को लेकर ओशो ने 1960 के दशक में शिक्षा में क्रांति नामक प्रवचन माला में विस्तार से चर्चा की है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारतवर्ष के एजुकेशन सेक्टर को भी ऐसी ही पॉलिसी मिली है, जिसमें वही परिवर्तन रिफ्लेक्ट होते हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि प्राचीन समय से लेकर अब तक हमारी संस्कृति में कृष्ण और अर्जुन जैसी मित्रता का दूसरा उदाहरण ढूंढना मुश्किल है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी मित्रता में गुरु और शिष्य का संबंध भी उतना ही गहरा था। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि संसार किस तरह बदलता है, क्या सत्य वही है जो पहले कभी हुआ करता था? अर्जुन से बड़ा क्यूरियस स्टूडेंट और कृष्ण जैसा धैर्यवान टीचर मेरे हिसाब से इतिहास में ढूंढना मुश्किल है। इकोनॉमिस्ट थॉमस फ्रे ने लिखा है, भविष्य में वही यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगी जहां कैंपस में ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि नए को जानने की इच्छा सुप्रीम होगी, जो किताबों की बजाय स्टूडेंट के सामने रियल वर्ल्ड की समस्याओं को रखकर उसे सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू करेगी। सभी स्टूडेंट्स और सम्मानित टीचर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि महाभारत काल से लेकर वर्तमान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने तक एक बात तो सच है कि हमें नॉलेज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अननोन को खोजने की क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के भीतर पैदा करनी होगी। और उसी क्यूरियोसिटी का परिणाम है कि चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा था, वहां 2023 में भारत का चंद्रयान पहुंचा, और हजारों लाखों सालों के रहस्यों के भीतर मानवता को झांकने का मौका मिला। इसलिए मैं मानती हूँ, सब्जेक्ट चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो या साइंस हो, अगर हम उन सब्जेक्ट्स में कुछ नया डिस्कवर नहीं कर रहे हैं तो उसे रूटीन के क्लासरूम में पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है। यूनिवर्सिटी से डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन स्टूडेंट असली एजुकेशन से चूक जाएंगे। विजडम और नॉलेज के मध्य सामंजस्य कैसे करें, इस बारे में ओशो की देशना में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। नॉलेज बहुत जरूरी है आउटर वर्ल्ड के लिए। नॉलेज के बिना आउटर वर्ल्ड में सफल होना मुश्किल है। नेम, फेम, रेपुटेशन, पावर, प्रेस्टीज, सभी के लिए नॉलेज की विशेष भूमिका है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या ये सब चीजें प्राप्त करके हमें आनंद की अनुभूति होती है? क्या इतने पावरफुल और अमीर लोगों को आपने हमेशा आनंदित स्थिति में देखा है? मैंने नहीं देखा, क्योंकि अधिकतर लोगों की जिंदगी का दूसरा आयाम मिसिंग है, और वह है इनर वर्ल्ड का, जो बिना मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओशो ने ध्यान की कई विधियां बताई हैं, उनको अपनाकर आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा काफी है ध्यान के लिए, लेकिन उस 1 घंटे से आपके काम की क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा, और आप और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और काम को टोटालिटी से कर पाएंगे। और जैसे ही इनर और आउटर वर्ल्ड में ये बैलेंस आता है, आपके लिए आपके जीवन का संपूर्ण संगीत उपलब्ध हो जाता है। मेडिटेशन आपको अपने आप से परिचित करवाता है, और स्वयं के परिचय के बिना सारा ज्ञान बेकार है। अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं पूरा जीवन ओशो की इसी देशना पर जी रही हूं। I always feel that my life is a good balance of inner and outer world. 15 सालों तक फैशन डिजाइनिंग करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इनर कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। हालांकि फैशन डिजाइनिंग में भी क्रिएटिविटी तो बहुत थी, देश के प्रतिष्ठित लोगों के लिए कपड़े डिजाइन किए थे, पैसे भी बहुत कमाए थे, पर आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी। तब मैंने डिजाइनिंग छोड़ दी। As we grow into the outer world, the requirement to nourish the inner world increases manifold.
फिर मैंने ओशो के डिस्कोर्सेस सुनने शुरू कर दिए। उनके शब्दों को भी मैंने कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। मेरा शरीर, मन, आत्मा, हृदय सब एक प्रयोगशाला बन गई। रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगी। ओशो के कहे हुए सत्य जब मेरे अनुभव में आने लगे, तब मैंने कैनवस पर ओशो के शब्दों को कलर देना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंसेस पेंटिंग का स्वरूप लेने लगे। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी। देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने मेरी एग्जीबिशंस के इनॉग्रेशन किए हैं। पर कुछ पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करते समय मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी लोग मैसेज की ब्यूटी को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। तब मैंने देश विदेश के अनेक पब्लिकेशंस के लिए लिखना शुरू कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग ली है कि मैं डिजाइनर, पेंटर और राइटर बन गई। इसके लिए मैं संक्षेप में आपको समय में पीछे ले चलती हूँ। सौभाग्य से मेरा जन्म ओशो के परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश से मैं दादा दादी के साथ पहली बार 1975 में पुणे आई। 11 साल की उम्र में मैंने ओशो से सन्यास के लिए आग्रह कर दिया। उस वक्त तक मेरे परिवार में कोई और सन्यासी नहीं था। सन्यास लेने के बाद जब मैंने ओशो के चरणों को स्पर्श किया तो माला बड़ी होने के कारण जमीन पर टकराई और आवाज पैदा हुई। ओशो ने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को कहा कि कल प्रतीक्षा को माला शॉप में ले जाओ और विशेष रूप से बच्चों के लिए छोटी माला डिजाइन करवाओ। अगले ही दिन मैंने छोटे दाने और छोटे लॉकेट वाली माला बनवाई। तब से मेरे द्वारा डिजाइन की हुई माला ओशो ने बच्चों को सन्यास के वक्त दी। शायद ओशो ने उस क्षण मेरे अंदर देख लिया था कि भविष्य में मैं एक डिजाइनर की भूमिका अदा करूंगी। मैं अक्सर अपनी दादी यानी ओशो की माँ के साथ ओशो से मिलने जाया करती थी जब ओशो लंच करते होते थे। ओशो ने सबसे पहले पूछ लिया, क्या मैंने मम्मी को सन्यास के बारे में बताया है? तो मैंने कहा नहीं, कैसे बताती? तो उन्होंने तुरंत ही अपनी केयर टेकर को पेपर और पेन लाने को कहा और मुझसे कहा कि मैं मम्मी को पत्र लिखूं। मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह लिखना पसंद नहीं है जो मुझे स्कूल में सिखाया गया है। उन्होंने पूछा क्या सिखाया गया है? मैंने कहा आदरणीय माता जी, सादर चरण स्पर्श। ओशो ने पूछा तुझे क्या लिखना है? मैंने कहा मैं लिखूंगी तो मेरी प्यारी मम्मी, ढेर सारा प्यार। ओशो बोले जो तुम फील करती हो वह लिखो, ना कि जो तुम्हें सिखाया गया है। हमेशा अपनी भावनाओं का पालन करो। मेरा मानना है उस क्षण ओशो ने मेरे अंदर लेखन के बीज बो दिए। ये उनका एक और आशीर्वाद है कि आप मुझे डिजाइनर, पेंटर के साथ एक कॉलमिस्ट और ऑथर के रूप में देख रहे हैं। मेरी एक कॉफी टेबल बुक टाइटल द मिस्टिक एंड हर कलर्स टाइम्स पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, जो मैंने आप सब लोगों के लिए लाइब्रेरी में अवेलेबल करा दी है। इसके अलावा ये बुक दुनिया के 250 म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है। Everything in my life has Osho's blessings besides having his blood and genes. यदि आप लोग बोर ना हो रहे हो तो मुझे बचपन का एक और किस्सा याद आ रहा है। ओशो ने मुझे 100 स्केच पेन गिफ्ट किए और कहा कि मैं इनसे ड्राइंग किया करूं। शायद यह मेरे आगे आने वाले जीवन के बारे में एक संकेत था, पहले फैशन डिजाइनर के रूप में और बाद में एक पेंटर के रूप में। There was a subtle meaning in everything he did. He encouraged me as a child to use my mind as an instrument only and go beyond the mind and let the existence guide my journey. हाँ, स्केच पेन देते हुए ओशो ने यह भी कहा था कि इन्हें मैं अपने भाई बहनों और सहेलियों के साथ शेयर करूं। यह एक बहुत छोटा सा मैसेज था, लेकिन इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानवता को थोड़ा और अधिक सुंदर, थोड़ा और अधिक प्रेमपूर्ण, थोड़ा और अधिक करुणामय और आनंदमय बनाने के लिए शेयरिंग बहुत जरूरी है। आजकल हर बच्चा फ्रीडम की बात करता है, रादर फ्रीडम चाहता है। इसलिए ओशो का विजन मैं इस बारे में भी बताना चाहूंगी। There's something beautiful about the word freedom. Our wings already exist, but we just need to realize it and fly. In our family, the message from Osho was very clear. Let children be in total freedom. Let them recognize freedom. Osho told us, with freedom comes responsibility. I will give you an example. दूसरे बच्चों की तरह हमें पापा पॉकेट मनी नहीं दिया करते थे।
बल्कि पापा की तिजोरी से हमें पैसा निकालने की परमिशन हरदम होती थी। अगर हमें कुछ खरीदना हो तो बिना मम्मी पापा से पूछे हम शॉपिंग कर सकते थे, पर शॉपिंग के बाद जो पैसा बचता था उसे वापस तिजोरी में रख देते थे। This was our first lesson about freedom with responsibility, that we had all the freedom to take out the money but spend it with responsibility. You may not believe it that even till today I can't waste a single penny. आज के समारोह के मुख्य वक्ता मेरे प्रिय सेलन चाचा के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना बात अधूरी होगी। मेरे क्यूरियस नेचर की वजह से सेलन चाचा बचपन में ही मुझे मैथ, साइंस और जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना हो एक दिन पहले ही पढ़ा देते थे, जो क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ाया जाना होता था। पर वो एक बात हमेशा कहते थे कि प्रतीक्षा, रटो मत, समझो। बार बार जोर देते थे, प्रतीक्षा, रटना नहीं है, समझो, डोंट मेमोराइज, जस्ट अंडरस्टैंड द बेस ऑफ इट। ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती रही। और इसी के चलते मम्मी ने एक दिन ओशो से कह दिया कि प्रतीक्षा के मैथ्स और साइंस में 100% मार्क्स आते हैं तो मेरा मन है वो MBBS करे। ओशो ने मम्मी से साफ कह दिया कि बच्चों को उनकी इंडिविजुअलिटी में रहने दो, हर बच्चा यूनिक है, प्रतीक्षा का माइंड बहुत क्रिएटिव है, उसे अपनी दिशा खुद तय करने दो। पढ़ाई के साथ साथ आश्रम में मैं सुबह शाम मेडिटेशन भी करती थी। ओशो जब अमेरिका गए तो हम सब भी रजनीशपुरम में रहे। एक डेजर्ट को ओएसिस में कन्वर्ट होते देखा है। सभी सन्यासी वहां लगभग 18 से 20 घंटे काम करते थे। ओशो की अद्भुत एनर्जी का चमत्कार था। मेरे लिए टीनेज में वह एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था। इसके अलावा वह एक अनजान यात्रा थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और पाया है। रजनीशपुरम के बाद ओशो ने कुछ सन्यासियों को कहा कि जो कुछ उन्होंने यहाँ पाया है वो समाज में जाकर शेयर करें। इस बीच मेरी दोस्ती स्वामी अपूर्व से हो गई थी। हमारे लिए भी यही मैसेज था। अपूर्व जी दिल्ली से थे तो हम ओशो की ब्लेसिंग्स के साथ दिल्ली चले गए। अपूर्व जी ने गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की और 15 सालों तक मैंने वहाँ इंडिया के गणमान्य लोगों के लिए कपड़े डिजाइन किए। बट इन 2003 में एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी आउटर जर्नी बहुत हो गई है, अब मुझे इनर से कनेक्ट होना है। ओवरनाइट मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कल से फैक्ट्री नहीं जाऊंगी। जिस तरह अपूर्व जी ने मेरी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह सपोर्ट किया और मेरे मम्मी पापा ने मेरी यूनिकनेस को उभारा, इसी तरह आप सभी से मेरा आग्रह है कि साहस के अज्ञात रास्तों पर चलें और नए का आविष्कार करें। निर्वाण उपनिषद में भी तो कहा गया है, स्वरूपानुसंधानम समय भ्रांति हरणम। जितनी भ्रांतियां हैं उन्हें समाप्त करके अनुसंधान में समय व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन जॉन कूम को कौन नहीं जानता, जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया और हम सब सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। रिट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन की खोज की, माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का आविष्कार किया, जॉन मेडल जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज की, हेनरी फोर्ड के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ऐसे अनेक आविष्कार करता हैं जिनके पास सिर्फ एक ही डिग्री थी और वह थी सीखने की और नए आविष्कार करने की आतुरता। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर ही उनकी कुल शिक्षा थी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक है। हमें ज़रूरत है तो बस उनकी यूनिकनेस को पहचानने की और उनको बढ़ावा देने की, ना कि उनके ऊपर अपने एम्बिशन थोपने की। मेरे देखे एग्जिस्टेंस ने वो सब कुछ दिया है जो आज की जनरेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक बार पुनः ओशो चेयर की स्थापना पर मैनेजमेंट की पूरी टीम तथा स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। इस कैंपस में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वातावरण तैयार करें और आप सभी नए नए डायमेंशंस पर काम कर सकें, ऐसी मेरी कामना रहेगी। धन्यवाद। I must mention on this occasion that according to the information I have received, प्रतीक्षा अपूर्व एकमात्र ऐसी कलाकारा है भारत में जिनके चित्रों पर उनके जीते जी रिसर्च, PhD रिसर्च हो रही है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक छात्रा प्रतीक्षा अपूर्व के पेंटिंग्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, एंड इन दैट वे प्रतीक्षा अपूर्व इज अ लिविंग लेजेंड
on whose paintings the PhD research, the doctoral research is going on. प्रतीक्षा अपूर्व द्वारा स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए उपहार स्वरूप दी गई उनकी एक अनमोल पेंटिंग का हम आज अनावरण भी करने वाले हैं. I request Dr. Hetal Mehta to please take and lead Pratiksha Apurva and other guests to unveil this masterpiece. And I also request Pratiksha Apurva to please present and gift the authentication certificate to the college. Ladies and gentlemen, have a huge round of applause for the invaluable gift from Pratiksha Apurva to Swami Sahajanand College of Commerce and Management. This is the history of Swami Sahajanand College of Commerce and Management, where we are receiving the invaluable gift, the precious gift from Shri Pratiksha Apurva. This doesn't happen every time. ये हर बार नहीं होता, सबके नसीब में नहीं होता कि इतने बड़े शख्सियत स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को अपना उम्दा कार्य गिफ्ट करे. थैंक यू सो मच प्रतीक्षा मैम फॉर दिस हम्बल जेस्चर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. तालियां बजाने में करकसर नहीं होनी चाहिए. नाचो रे गाओ रे उत्सव मनाओ रे. This painting is not just a work of art. It is a spiritual offering, a reflection of the infinite wisdom that Osho embodied. इस पेंटिंग पर कैवल्य उपनिषद का एक श्लोक मेंशन्ड है. जागृत स्वप्न सुषुप्तादि प्रपंचम यत् प्रकाशते. जागृत स्वप्न सुषुप्तादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते. अर्थात हमारी कोई भी अवस्था हो, जागृत, स्वप्न या सुषुप्त अवस्था, हमारे अंदर एक ब्रह्म तत्व सर्वव्यापक है और ये तत्व है हमारा कॉन्शियसनेस. ये पेंटिंग हमें स्वयं की उस परम चेतना को पहचानने की, उस परम चेतना तक पहुंचने की प्रेरणा देती है. I once again would like to request Pratiksha ma'am to please share a few words about her inspiration behind this painting. जब मैंने ओशो का कैवल्य उपनिषद पर ये श्लोक सुना, तब मुझे ये समझ में आया कि हम सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, कितने सारे हमें जैसे घोड़े पे बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, उस तरह से सब से हमें ब्लिंकर्स मिले हुए हैं. तो एक एक ब्लिंकर्स को हमें हटाना पड़ेगा. तो ये फ्रेम यदि हम हटा देते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमारा है, इससे हम यूनिवर्स देख सकते हैं. और सेम रिलीजन ने हमें इतने सारे ब्लिंकर्स दिए हुए हैं, तो एक एक ब्लिंकर्स को यदि हम हटाते जाएंगे तो हम अंदर की यात्रा कर सकते हैं, स्वयं से कनेक्ट हो सकते हैं. जब ये बात समझ में आई, उस वक्त मैंने 2008 में ये पेंटिंग बनाई थी. थैंक यू.